नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। टॉप न्यूज में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ खेल जगत और आर्थिक जगत के समाचार। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। अंतिम चरण में सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। आज अमित शाह और प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में। अमेरिका में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी नेता राजा कृष्णमूर्ति समेत रिकॉर्ड 5 भारतवंशियों ने प्रतिनिधि सभा के मध्यावधि चुनाव में जीत का परचम लहराया। प्रांतीय विधायिका के लिए भी कई भारतवंशियों ने जीत हासिल की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मध्यावधि चुनाव को लोकतंत्र के लिए बताया अच्छा दिन। लंदन की अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत प्रत्यार्पित करने का आदेश दिया। $2 अरब के बैंक कर्ज में धोखाधड़ी का मुख्य आरोपी है नीरव मोदी। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी घोषणा। रूस ने अपनी सेनाओं को यूक्रेन के खेरसोन से निकलने का दिया आदेश। इसी शहर में सबसे बड़ी जीत हासिल की थी रूस ने। T20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। विजेता टीम रविवार को फाइनल में भिड़ेगी पाकिस्तान से। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव का प्रचार समाप्त हो जाएगा। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में राजनीतिक दलों ने अपनी रैलियों में पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांगड़ा और हमीरपुर जिले में 2 रैली की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोलन जिले में शिमला और नालागढ़ में रैलियों को संबोधित किया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज गृह मंत्री अमित शाह सुलह विधानसभा और पावंटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को मतदान होना है। हिमाचल के चुनाव से जुड़ी हुई अधिक जानकारी के लिए सीधा जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता पवन कुमार शर्मा। पवन, स्वागत है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन, कौन कौन राजनीतिक दलों के बड़े नेता चुनावी प्रचार मैदान में हैं? जी प्रतिबिंब जी, आप जानते हैं कि चुनाव सरगर्मियां बढ़ी हुई है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में ठंडक है, कल किन्नौर में बर्फबारी भी हुई है, तो यहाँ का तापमान लगातार ठंडक बढ़ रही है, पर सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। और आज अंतिम दिन है। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। और जो बीजेपी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के जो फायर ब्रांड नेता हैं या उनके जो स्टार प्रचारक हैं, वो सब हिमाचल में मौजूद हैं आजकल। और अलग अलग जो 68 विधानसभा क्षेत्र है वहां पे वो रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और वोट देने की अपील कर रहे हैं उनके पक्ष में। जहां तक आज की बात मैं करूं तो आज जो है गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो 2 रैलियां करने वाले हैं। कांगड़ा जो जिला है वहां पे एक सुलह विधानसभा सीट है, वहां पे रैली करने वाले हैं। और दूसरी रैली उनकी सिरमौर जिला में है, पावंटा साहिब में। तो कल प्रधानमंत्री थे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने कल कांगड़ा हमीरपुर में रैलियां की और जनता से डबल इंजन सरकार के लिए उन्होंने वोट की अपील की, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा ये आखिरी भाषण है, चुनावी भाषण हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को लेकर, चुनाव को लेकर। तो उन्होंने अपील की और उसका व्यापक लोग सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, उनसे स्नेह करते हैं हिमाचल के लोग, तो उनको बड़े गौर से सुनते हैं। आज अमित शाह जी को सुनेंगे। जहां तक कांग्रेस की बात है तो प्रियंका गांधी ने यहाँ पे मोर्चा संभाला हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी हिमाचल प्रदेश आए थे कल, जैसा आपने बताया। तो प्रियंका गांधी जो है आज जो है यहाँ सिरमौर जिला है वहाँ के शिलाई में आज वो रैली करने वाली हैं। आज सुबह उनका कार्यक्रम है वहाँ पे। उसके बाद वो शिमला शहरी में यहाँ पे रोड शो करने वाली हैं। शिमला शहर में यहाँ पे सटी हुई 3 विधानसभा सीटें हैं, तो वहाँ के लोग उसमें मौजूद रहेंगे। तो पूरी ताकत झोंकी है और उस रैली का नाम उन्होंने विजय आशीर्वाद रैली कहा है। कांग्रेस का दावा है कि इस बार वो जरूर परिवर्तन होगा हिमाचल प्रदेश में, तो ऐसा प्रियंका गांधी भी अपने भाषणों में लगातार कह रही हैं। तो गहमा गहमी है, जितने बाकी चाहे बीजेपी के बड़े नेता हो वो भी यहाँ हैं, केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो वो भी यहाँ हैं। और कांग्रेस पवन, एक बड़ी बात हम पूछना चाहेंगे, चूंकि आप स्वयं हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और लगातार चुनाव प्रचार को कवर कर रहे हैं, मुद्दे क्या हैं इस चुनाव के?
जी प्रतिबिंब सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ जो है वो सामने अभी जो आ रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है यहाँ के कर्मचारी तय करते हैं, ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस का मुद्दा बड़ा गहमा गहमी में है आजकल, और ये कर्मचारी वर्ग जो है इसको लेकर बड़ा वो है। कांग्रेस ने कहा है कि पहली कैबिनेट में जैसे आएंगे तो हम ओपीएस बहाल करेंगे, क्योंकि बाकी राज्य जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पे ओपीएस है। जहां तक बीजेपी की बात है, उन्होंने कहा है कि इसके लिए हम कमेटी बनाएंगे और इसके ऊपर विचार करेंगे। तो ये कर्मचारियों को लेकर ये बड़ा मुद्दा है। दूसरा बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। प्रतिबिंब जी, यहाँ पे जो प्रदेश के युवा है बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन पर जो बेरोजगारी है वो 12 लाख युवा जो है बेरोजगार है। यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र कम है हिमाचल प्रदेश में, तो जो पढ़े लिखे युवाओं को बाहर निकलना पड़ता है हिमाचल प्रदेश से रोजगार के लिए। हिमाचल प्रदेश में रोजगार हो तो इसके लिए बड़े बड़े दावे हैं। कांग्रेस की तरफ से पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने की बात करी है, 5 वर्षों में 5 लाख दावे नौकरियों प्रति की बात दावे है। तो चलते ही हैं चुनाव के दौरान। अब देखना यह है कि चुनाव प्रचार आज थम जाएगा, 12 नवंबर को मतदान होगा। मतदान में कितने लोग घर से बाहर निकलते हैं और मत के अधिकार का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। और लंदन की अदालत ने पीएनबी कर्ज घोटाले के मामले में करीब 2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी करने वाले हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत प्रत्यार्पित करने का आदेश दिया है। जस्टिस जेरेमी स्टुअर्ट स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट जे ने यह फैसला सुनाया है। उन्होंने इस साल की शुरुआत में नीरव मोदी की अपील पर सुनवाई की अध्यक्षता की थी। दक्षिण पूर्व लंदन की बेंट्सवर्थ जेल में बंद 51 वर्षीय नीरव को फरवरी में जिला न्यायाधीश सैम गूजी की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत की प्रत्यार्पण के पक्ष में दी गई व्यवस्था के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी गई थी। हाईकोर्ट में अपील पर सुनवाई की अनुमति 2 आधार पर दी गई थी। नीरव मोदी 2 अरब डॉलर वाले पंजाब नेशनल बैंक के कर्ज में धोखाधड़ी का मुख्य आरोपी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश जारी किया है कि वो नफरती भाषण मामले में दोषी पाए गए विधायक आजम खान की अयोग्यता के मद्देनजर रामपुर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को फिलहाल 10 नवंबर यानी कि आज तक अधिसूचना जारी न करें। हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने विशेष सत्र अदालत को दोष सिद्धि पर रोक लगाने की समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की अपील पर आज ही सुनवाई करने और फैसला सुनाने का निर्देश भी जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि आजम खान की याचिका पर अदालत का फैसला आने के बाद चुनाव आयोग 11 नवंबर या उसके बाद रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है। नफरती भाषण मामले में रामपुर की एक विशेष अदालत ने आजम खान को 27 अक्टूबर को दोषी ठहराया था और 3 साल जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने 28 अक्टूबर को आजम खान को सदन से अयोग्य घोषित करने की घोषणा की थी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को 4 पूर्वोत्तर राज्यों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने 68,000 करोड़ रुपए की नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। असम के लिए 50,000 करोड़ रुपए, मेघालय के लिए 9,000 करोड़ रुपए, नागालैंड के लिए 5,000 करोड़ रुपए और 4,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा के बाद देर रात संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि हमारा उद्देश्य 2024 तक पूर्वोत्तर में सड़क परिवहन के पूरे परिदृश्य को बदलना है। हमारा लक्ष्य इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सड़कों को बनाना है। आने वाले 2 साल के अंदर निश्चित रूप से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर होगा और ये कोशिश करने के लिए हमने जो अभी प्रोजेक्ट तैयार किए हैं उसमें से आज मैं करीब 50,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट चालू है तो चालू है, पर नए प्रोजेक्ट की घोषणा कर रहा हूँ जो तुरंत पाइपलाइन में आकर इस समय हम लोग शुरू करेंगे। ये प्रोजेक्ट जो है ये टोटल अपकमिंग प्रोजेक्ट 25 है। ये डीपीआर स्टेज पर है, कुछ फाइनल हुए, कुछ फाइनल स्टेज पर है और इसमें 700 किलोमीटर की लेंथ है और इसकी कॉस्ट करीब 50,000 करोड़ तक जाएगी। महाराष्ट्र में खसरे का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बढ़ते खसरे के मामलों का जायजा लेने के लिए मुंबई में एक उच्च स्तरीय बहुविषयक टीम भेजी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ये टीम खसरे के इलाज के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को
अपनाने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों की मदद करेगी। साथ ही ये टीम खसरे पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए उपायों को संचालन की सुविधा भी देगी। इस 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम में राष्ट्रीय रोग नियंत्रक केंद्र, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और क्षेत्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालय पुणे, महाराष्ट्र के विशेषज्ञ शामिल हैं। इस टीम का नेतृत्व राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के उपनिदेशक डॉक्टर अनुभव श्रीवास्तव कर रहे हैं। गौरतलब है कि मुंबई में खसरे के कारण हालात खराब हैं। इस साल अभी तक शहर में खसरे से 3 बच्चों की मौत होने की जानकारी है। इसके अलावा 90 अन्य लोगों को इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सूचना का अधिकार कानून का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, पारदर्शिता लाना, व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना और सही अर्थों में लोकतंत्र को देश के लोगों के हाथों में सौंपना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज़ादी का अमृत महोत्सव सूचना के अधिकार के जरिए नागरिक केंद्रित शासन विषय पर आयोजित केंद्रीय सूचना आयोग के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आरटीआई के प्रभावी उपयोग से विकसित और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में मदद मिलेगी, जिसकी संकल्पना प्रधानमंत्री ने की है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सुदृढ़ सूचना प्रणाली जवाबदेह और पारदर्शी व्यवस्था का आधार है। जानकारी और जागरूकता से नागरिकों का सशक्तिकरण होता है और लोकतंत्र समृद्ध होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम का अगर प्रभावी तरीके से उपयोग करें तो हम एक पारदर्शी शासन का जो लक्ष्य सरकार का है, जो माननीय प्रधानमंत्री का विजन है, माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है कि देश को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनने के लिए हर व्यक्ति की लोकतंत्र के अंदर सक्रिय भागीदारी हो, जन भागीदारी हो। सरकार ने बुधवार को सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स के लिए संशोधित अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशा निर्देश जारी किए, जिसके तहत अब भारतीय टेलीपोर्ट विदेशी चैनल्स को अपलिंक कर सकते हैं। भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनल के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशा निर्देश 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की थी। नए दिशा निर्देश के तहत टेलीविजन चैनल्स के लिए हर दिन 30 मिनट के लिए राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित से जुड़ी सामग्री प्रसारित करना अनिवार्य है। सरकार के मुताबिक इन नियमों से सैटेलाइट चैनल्स को काफ़ी राहत मिलेगी। दिशा निर्देशों के अनुसार एक से अधिक टेलीपोर्ट या उपग्रह की सुविधाओं का उपयोग कर किसी चैनल को अपलिंक किया जा सकता है। कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है। केवल सीधे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के लिए पूर्व पंजीकरण आवश्यक होगा। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज़ादी से अब तक देश में शांति बनाए रखने में बिना किसी यश के गुमनाम तरीके से आईबी ने बेहद अहम योगदान दिया है। बैठक में काउंटर टेररिज्म, कट्टरवाद के खतरे, साइबर सुरक्षा संबंधित मुद्दों, सीमा से जुड़े पहलुओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा राष्ट्र की अखंडता और स्थिरता को सीमा पार से विरोधी तत्वों के खतरों सहित राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन व्यापक विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के साथ साथ इसके सपोर्ट सिस्टम के साथ भी है। जब तक हम इन दोनों के खिलाफ सख्ती से नहीं लड़ते, तब तक आतंकवाद पर जीत हासिल नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स न सिर्फ देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करता है, बल्कि इससे कमाया गया पैसा देश की आंतरिक सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राज्यों की आतंकवाद रोधी और ड्रग्स रोधी एजेंसियों के बीच संपर्क बढ़ाने और सूचना साझा करने की प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। गृह मंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद पर काबू पाने के लिए उसके फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट सिस्टम को खत्म करने की आवश्यकता है। हमें देश की कोस्टल सिक्योरिटी को भी अभेद बनाना होगा। इसके लिए सबसे छोटे और सबसे
आइसोलेटेड पोर्ट पर भी हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, खेल और व्यापार जगत के समाचार। The only show of its kind that tries to demystify diplomacy and make complex international issues understandable to everyone. I am Vikas Swaroop. And every week, I bring you a new dispatch from the front lines of foreign affairs. We talk to the best experts who enlarge our understanding of foreign affairs and show us why the world matters to India and why India matters to the world. So keep watching Diplomatic Dispatch only on Sunset Television. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज और अब फटाफट नजर टॉप 10 खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भुवनेश्वर में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं की प्रतिमाओं के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू उनके सम्मान में राजभवन भुवनेश्वर में आयोजित होने वाले नागरिक स्वागत समारोह में भी शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज सुबह 11 बजे सूरजमल मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। शाम 3 बजे उपराष्ट्रपति इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन एंड इनोवेशन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दिल्ली विश्वविद्यालय स्टेडियम में उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे, जिसका निर्माण लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। साथ ही केम्पेगौड़ा की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट की प्रतिमा किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुबह 9:45 पर राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली में दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। मुंबई की एक विशेष अदालत ने पात्रा चौल पुनर्विकास परियोजनाओं से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को जमानत दे दी है। इसके बाद उन्हें आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह आज दोपहर 3:45 पर कृषि भवन नई दिल्ली में भारत ग्रामीण जीवन गुणवत्ता सूचकांक डैशबोर्ड और रिपोर्ट जारी करेंगे। टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा केरल चैप्टर के सहयोग से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का 18वां संस्करण आज से 12 नवंबर तक कोच्चि के अमृता अस्पताल में किया जाएगा। दिल्ली और एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। इस संबंध में तत्काल कदम उठाने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग 4 दिसंबर को होगी। इसी बीच वोटर्स को लुभाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज नगर निगम चुनाव के लिए 10 गारंटियों की घोषणा करेंगे। अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर द्वीप में आज सुबह लगभग 2:29 पर 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर भीतर थी। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। 24 फरवरी से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने अपनी सेनाओं को यूक्रेन के खेरसोन से निकलने का आदेश जारी किया है। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तब से लेकर अब तक रूस ने इसी शहर में सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। बुधवार को रूस की सरकारी मीडिया की तरफ से बताया गया कि रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की तरफ से सैनिकों को नीपर नदी के पश्चिमी किनारे से हटकर पूर्वी हिस्से पर मोर्चा संभालने के लिए कहा गया है। अभी तक इस घटनाक्रम पर यूक्रेन के अधिकारियों की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। यूक्रेन की सेनाएं जहां देश के दक्षिणी हिस्से में आक्रामक हैं, तो खेरसोन में उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि हाथ नहीं लग सकी है। खेरसोन प्रांत न केवल यूक्रेन बल्कि रूस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि रूसी खेरसोन से पीछे हटने का नाटक कर रहे हैं ताकि यूक्रेनी सेना को रणनीतिक औद्योगिक बंदरगाह शहर में उलझाया जा सके।
भारतीय मूल की अरुणा मिलर अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर पद के चुनाव में विजयी घोषित हुई है। इस ऐतिहासिक सफलता के साथ ही अरुणा मिलर इस पद पर चुनी जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनेता हैं। इसी के साथ ही अरुणा मिलर इस पद को ग्रहण करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला भी बन गई है। इस जीत के बाद अरुणा ने मैरीलैंड के लोगों को उनके फैसले के लिए धन्यवाद दिया। अरुणा मिलर इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट की पूर्व कार्यकारी निदेशक हैं। सरकार के हर स्तर पर भारतीय अमेरिकी प्रतिनिधित्व का समर्थन करने वाले इस संगठन ने उनका समर्थन किया था और साथ ही उन्हें महत्वपूर्ण भारतीय अमेरिकी संगठनों और लोगों का समर्थन भी मिला। अमेरिका में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता राजा कृष्णमूर्ति और रो खन्ना समेत रिकॉर्ड 5 भारत वंशियों ने प्रतिनिधि सभा के मध्यावधि चुनाव में जीत का परचम लहराया है। इसके अलावा प्रांतीय विधायिका के लिए भी कई भारत वंशियों ने जीत हासिल की है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मध्यावधि चुनाव को लोकतंत्र के लिए अच्छा दिन करार दिया और रिपब्लिकन पार्टी पर निशाना साधा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मध्यावधि चुनाव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हाल के वर्षों में हमारे लोकतंत्र की परीक्षा हुई है, लेकिन अमेरिकी लोगों के वोटों से हमने एक बार फिर साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ही हमें बनाता है। इसके साथ ही बाइडेन ने कहा कि मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन को काफ़ी उम्मीदें थीं। पूरे परिणाम अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि मीडिया रेड वेव को लेकर जो भविष्यवाणी कर रहे थे वो सही साबित नहीं हुई। हालांकि बाइडेन ने यह भी कहा कि डेमोक्रेट्स ने सीटें गंवाई हैं, लेकिन नुकसान कई लोगों की अपेक्षा से कम हुआ है। It was a good day, I think, for democracy. And I think it was a good day for America. Excuse me, I'm a little hoarse. Our democracy has been tested in recent years, but with their votes, the American people have spoken and proven once again that democracy is who we are. The states across the country saw a record voter turnout. While the press and the pundits are predicting a giant red wave, it didn't happen. विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदनोम ने कहा है कि 9 महीने पहले की तुलना में वैश्विक स्तर पर हाल ही में कोविड-19 की मौतों में लगभग 90% की गिरावट दर्ज की गई है। ये आंकड़े आशा की उस उम्मीद को जगाते हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमने कोरोना को हरा दिया, लेकिन कोरोना के विभिन्न रूपों के प्रसार को देखते हुए महामारी के प्रति सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। महानिदेशक टेड्रोस अदनोम ने बुधवार को WHO के जेनेवा मुख्यालय से एक वर्चुअल प्रेस सम्मेलन आयोजित किया। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते WHO को कोरोना वायरस से जुड़ी 9,400 से ज़्यादा मौतों की सूचना मिली थी। इस साल फरवरी में वैश्विक स्तर पर साप्ताहिक मौतें 75,000 से ऊपर थी। हम एक लंबा सफ़र तय कर चुके हैं और ये निश्चित रूप से आशावाद का कारण है, लेकिन हम सभी सरकारें, समुदायों और व्यक्तियों से सतर्क रहने का आह्वान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। वित्त मंत्रालय ने वैश्विक मानकों के अनुरूप सॉवरेन हरित बॉन्ड जारी करने की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। सरकार चालू वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही के दौरान हरित बॉन्ड जारी करके 16,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। ये दूसरी छमाही के लिए उधार कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा है। वित्त मंत्रालय और निर्मला सीतारमण ने इस साल अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार हरित अवसंरचना ढांचे के लिए संसाधन जुटाने की खातिर सॉवरेन हरित बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव रखती है। उन्होंने बजट 2022-23 में कहा था कि इस राशि को सार्वजनिक क्षेत्र की उन परियोजनाओं में लगाया जाएगा जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करती हैं। ट्विटर ने बुधवार को पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं के वेरीफाइड हैंडल में ऑफिशियल लेबल जोड़ा, फिर कुछ देर बाद इसे हटा भी लिया। ट्विटर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कुछ अन्य मंत्रियों के हैंडल पर भी यही लेबल जोड़ा था। कंपनी का कहना था कि इस फीचर को इसलिए जोड़ा गया है ताकि ब्लू अकाउंट और वेरीफाइड अकाउंट के बीच का अंतर समझाया जा सके। ऐसा बताया जा रहा है कि बदलाव करने के बाद वेरीफाइड ट्विटर हैंडल के नीचे ऑफिशियल दिखाई दे रहा था। हालांकि अभी तक कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसे लॉन्च नहीं किया है। कंपनी या खुद
एलन मस्क ने इस टैग के बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की है। इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल खुदरा बिक्री अक्टूबर में सालाना आधार पर करीब 185% बढ़कर 1,11,971 इकाई पहुंच गई। पिछले साल अक्टूबर में देश में 39,329 ई वाहन ही बिके थे। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल अक्टूबर में 3,745 इलेक्ट्रिक यात्री वाहन बिके हैं। ये आंकड़ा अक्टूबर 2021 में बिके 1,346 ई यात्री वाहनों से 178% ज़्यादा है। वाडा ने यह भी कहा कि ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि लोगों में ई वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही ई दोपहिया वाहनों में सर्वाधिक उछाल देखने को मिला। आंकड़ों के मुताबिक मजबूत मांग के दम पर ई दोपहिया वाहनों की मांग में सर्वाधिक तेजी देखने को मिली। अक्टूबर में कुल 73,169 ई दोपहिया वाहन बिके। ये आंकड़ा पिछले साल अक्टूबर में बिके 19,826 ई दोपहिया वाहनों के मुकाबले 269.06% ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में भी 125.64% की तेजी दर्ज की गई है। इस दौरान कुल 274 ई वाणिज्यिक वाहन बिके। ई तिपहिया वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर 92.87% बढ़कर 34,793 इकाई तक पहुंच गई है। और अब खेल जगत की बड़ी खबरें। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे विश्व कप T20 का दूसरा सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। टीम इंडिया ने ग्रुप 2 पॉइंट टेबल में सबसे ज़्यादा अंकों के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ऐसे में भारतीय टीम आज पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी। भारत का मुकाबला ग्रुप ए की रनरअप टीम इंग्लैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड के ओवल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। रविवार को होने वाले फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद फॉर्म में लौटे कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अर्धशतकों के दम पर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर T20 विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन और 2022 एलोडा कप चैंपियन आल्फिया पठान ने बुधवार को एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। अम्मान जॉर्डन में आयोजित ASBC एशियाई एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए दोनों खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार लवलीना 75 किलोग्राम सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया की सेओंग सुओन के खिलाफ थीं। शुरू में ही लवलीना ने अपनी तकनीकों और रणनीतियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करके अपने प्रतिद्वंदी को सर्वसम्मत निर्णय से 5-0 से शिकस्त दी। 3 राउंड के दौरान मुक्केबाज ने दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी पर लगातार अपना कब्जा बनाए रखा। उन्होंने उसे खेल में वापसी करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया। टॉप न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 10 नवंबर के इतिहास के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। 10 नवंबर साल 1908 को कन्हैयालाल दत्त शहीद हुए। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे। युगांतर नाम से क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के माध्यम से कन्हैयालाल क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट पर आक्रमण किया। इसी सिलसिले में मई 1908 को ही कन्हैयालाल दत्त, अरविंद घोष, बारिंद्र कुमार समेत अन्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना के दौरान उन्होंने जेल के अंदर एक मुखबिर की हत्या की, जिसके तहत कन्हैयालाल दत्त पर हत्या का मुकदमा चला और अंत में आज ही के दिन कन्हैयालाल को फांसी की सजा दी गई और वे देश के लिए शहीद हो गए। 10 नवंबर साल 1920 को दत्तोपंत ठेंगड़ी का जन्म महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ। वे भारत के राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन नेता, भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ के संस्थापक थे। साल 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की औपचारिक घोषणा की गई। दत्तोपंत को विद्यार्थी परिषद के संस्थापक सदस्य और नागपुर विदर्भ के प्रदेशाध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी दी गई। साल 1979 में उन्होंने राजस्थान के कोटा में किसानों के अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की।
10 नवंबर साल 2002 से विश्व विज्ञान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। साल 1999 में आयोजित विश्व विज्ञान सम्मेलन में इस दिन को मनाने का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद यूनेस्को द्वारा साल 2001 में इस दिवस की घोषणा की गई। समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर जनता को जागरूक करने के लिए यूनेस्को द्वारा हर साल यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन विज्ञान के महत्व को रेखांकित करते हुए सभी वैज्ञानिकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों को एक साथ जोड़ने का प्रयास करता है।